A very warm welcome to all my viewers. Welcome to my YouTube channel NCERT 7th. Here we will discuss the chapter number 1 of class 6 geography, that is the earth in the solar system. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो हमारी जो पृथ्वी है वो सौर मंडल में उसका पोजीशन क्या है, या फिर बहुत सारे जो हमारे ग्रह हैं, ठीक है, उनकी पोजीशंस क्या हैं। सभी ग्रह के बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। अपने अर्थ के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट जो कि मून है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। एस्टेरॉइड्स के बारे में जानेंगे, मेटेओर्स के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ हम इन सभी की कंडीशंस, सिचुएशंस और पोजीशंस के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा चैप्टर फर्स्ट ये है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पैरा देखते हैं ये क्या कहता है हमें। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. It seems as if the sky is studded with diamonds. They all appear to be twinkling, but if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. इस पैरा का मतलब ये है कि जो सनसेट के बाद जब अगर आप आकाश को देखते हो तो कितना खूबसूरत लगता है वो, है ना। और जो हमारा आकाश है उसमें क्या होता है कि एक या दो चमकते हुए ही हमें डॉट्स दिखते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो स्टार्स होते हैं बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते। यानी कि कह सकते हैं कि जो पूरा का पूरा जो हमारा स्काई है वो छोटे 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 चमकदार जो चीज़ों से एकदम भर जाता है, जो कि स्टार है ही है, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो डल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, ट्विंकलिंग करते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा डल होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरे स्काई में डायमंड्स जड़े हुए हैं, हीरे जड़े हुए हैं उसमें। तो इनमें से कुछ ट्विंकलिंग भी करते हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो आप उसमें ये पाओगे कि कुछ की जो ट्विंकलिंग है वो कुछ लोगों से अलग है। यानी कि कुछ तो बहुत तेज़ से ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं, कुछ थोड़े धीमे ट्विंकलिंग करते हैं। लेकिन आप ये जानें कि ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते रहते हैं ये, ठीक है। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से एकदम चंद्रमा से वो प्रकाश लेकर के चमकते रहते हैं। आइए हम सेकंड पैरा देखते हैं ये क्या कहता है, ठीक है। अलॉन्ग विद दीज, आइए अब हम अपना नेक्स्ट पैरा देखते हैं। अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स यू मे ऑल्सो सी द मून और मोस्ट ऑफ द डेज. It may however appear at different times in different shapes and at different positions. इसका मतलब ये है कि जो आप चमकीली चीज़ों के साथ लगभग आप जो मून को आप डेली देख सकते हो, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट शेप और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में दिखता है। जाहिर सी बात है, चंद्रमा हमेशा एक जैसा दिखता नहीं है, तो उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, उसका शेप भी चेंज होता रहता है, और उस टाइम ड्यूरेशन भी चेंज होता रहता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ टाइम. यानी कि आप ये जो पूर्ण चंद्रमा आप देखते हो ये एक महीने में लगभग एक ही बार आप देख सकते हो इससे, ठीक है। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा। ये जो फुल मून होता है रात में, इसको पूर्णिमा ही कहते हैं, ठीक है। अ फॉर्ट नाइट लेटर यू कैन नॉट सी इट एट ऑल. इट इज़ अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और लगभग 15 दिन के बाद आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। 15 दिन के बाद इसको आप नहीं देख सकते। एक फॉर्ट नाइट में 15 दिन होते हैं, एक फॉर्ट नाइट में आप इसको नहीं देख सकते हैं इसके बाद। और जो नया चंद्रमा का जो रात होता है उसको, यानी कि जो न्यू मून होता है उसको हम अमावस्या कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट. और ऐसा जो रात होता है ना, वो अगर आसमान अगर साफ है
तो आप आसमान का अवलोकन जो है एकदम बहुत ही एकदम क्लियरली अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पैरा देखते हैं। लिखा हुआ है कि डू यू वंडर वाई कैन नॉट we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all these bright objects of the night sky. इसका मतलब ये है कि क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करोगे? शायद आपको ना हो बिलीव, लेकिन हम दिन के टाइम जो है चंद्रमा और इन सब जो छोटी छोटी जो चमकीली चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते आखिर में? आप आसमान में देखो, आपको दिन में आपको चंद्रमा नहीं दिखेगा या दिन में तारे आपको नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि क्या होता है, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे देखिए। इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन, ठीक है, एंड डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। यानी कि जो सूर्य का जो प्रकाश होता है दिन में इतना तेज होता है जिसकी वजह से हमें चंद्रमा और तारे हमें दिन में नहीं दिखाई देते हैं। जब सूर्य जो है ढल जाता है तो फिर हमें ये सब रात में दिखते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं जो कि 2 लाइन की है। सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेलेस्टियल बॉडीज़। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है, तो इसको आप कह सकते हैं कि जो खगोलीय पिंड इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, खगोलीय पिंड यानी कि आसमान में जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वो सारी खगोलीय पिंड हैं, यानी कि द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स दैट आर शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सारी चीज़ें सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इसको खगोलीय पिंड भी कहते हैं। नेक्स्ट पैरा है हमारा सेकेंड लास्ट पैरा है। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट एंड दे आर मेड अप ऑफ द गैसेज। They have their own heat and light which they emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ठीक है, यानी कि जो कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज है वो बहुत बड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा गर्म हैं। ठीक है, वो किससे बनी हुई हैं? गैसों की बनी हुई हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो गैस की बनी हुई हैं। इनकी खुद की अपनी जो लाइट होती है, ठीक है, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की अपनी लाइट और हीट होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा जो है प्रकाश पैदा करती हैं। और इस सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम स्टार्स कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि जो सन है वो भी एक स्टार ही है। ठीक है, सूर्य एक क्या है? एक तारा है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैरा हमारा। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन बट वी डू नॉट फील their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us. इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रात के समय जो चमकते हुए बहुत सारे जो तारे जो हैं हमें वो सूर्य के समान ही हैं, लेकिन क्या है वो हमें दिखते बहुत छोटे हैं, बहुत, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, और इतना जानिए कि उससे भी हीट और लाइट निकल रही है लेकिन हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। एक एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये देखो एक छोटी सी बच्ची है, ये देख रही है स्टार्स को। ठीक है, इसमें से कुछ जो स्टार्स हैं जो ट्विंकलिंग कर रहे हैं ये इसके पास ही में हैं, फिर भी बहुत दूर हैं, ये मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ द किलोमीटर हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं हमारा। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। यानी कि आप जानते हो कोई भी चीज़ों को अगर आप देखते हो, ठीक है, तो वो आपको कैसा दिखता है? अगर वो बहुत दूरी पे है जाहिर सी बात है वो बहुत छोटा ही दिखेगा। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन्स लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। सिंपल सा फंडा है, जब आप कभी भी आसमान में देखो अगर हवाई जहाज़ उड़ रहा है तो वो बहुत आपको छोटा दिखता है, लेकिन अगर वो एक्चुअल में अगर वो ज़मीन पे उतरता है तो वो बहुत बड़ा होता है कि उसमें 400 500 600 लोग नियर अबाउट उसमें बैठ जाते हैं। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं इसमें। While watching the night sky, you may notice various patterns found by different groups of stars. These are called constellations. ठीक है, यानी कि रात में जो आसमान की तरफ अगर आप देखते हो तो तारों का जो डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप्स आपको दिखता है। ठीक है, आप देख सकते हो, जैसे ये देखो ये लड़की जो देख रही है सामने, ये तारों के इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ स्टार दिख रहे हैं, तो इसी को ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि कॉन्स्टलेशन की डेफिनेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। ठीक है, यानी कि तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ठीक है,
इसको हिंदी में नक्षत्र मंडल कहते हैं, हाँ नक्षत्र मंडल। आइए देखते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टिलेशन, यानी कि जो उर्सा मेजर है या बिग बियर है ये एक तरीके का एक नक्षत्र मंडल ही है, यानी कॉन्स्टिलेशन ही है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज सप्तऋषि, यानी कि सप्त मीन्स होता है 7 और ऋषि मीन्स होता है सेजेस, यानी कि ऋषि जो होते हैं 7 ऋषियों का एक समूह है, जो तारे ही हैं वो एक्चुअल में, ठीक है। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे सामने जो लड़की देख रही है, ठीक है, ये इसके लेफ्ट साइड में जो है एकदम यहीं पे ये देखिए 7 स्टार्स इसको दिख रहे हैं, यही है उर्सा मेजर। और देखिए, इट इज़ आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स में इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, या पास पड़ोस में बातचीत कर सकते हैं कि आसमान और तारों के विषय में आपको और दिखाएं या बताएं, ठीक है। आइए फिलहाल मैं आपको और इसके आगे की बात बताता हूँ। जो नेक्स्ट पैरा है हमारा, इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। इसका मतलब क्या है कि पहले के समय में लोग डायरेक्शन कैसे देखते थे? पहले तो कोई कंपास वगैरह था नहीं, ठीक है, किसी को पता भी नहीं था कि पूरब कौन है, पश्चिम कौन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी को कुछ पता नहीं था। तो लोग रात में तारे कैसे देखते थे? तो जो पुराने समय में जो लोग थे रात में डायरेक्शंस का निर्धारण कैसे करते थे, कि दिशा कैसे जानते थे? तारों की सहायता से जानते थे, ठीक है। एक देखिए आप यहाँ पे, द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, यानी कि एक तारा हुआ करता था जो उत्तर दिशा की तरफ बहुत तेजी से चमकता था, उसी को लोग उत्तरी तारा कहते थे, ठीक है, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं, ठीक है, इसको आप पोल स्टार भी कहते हो, ठीक है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, ये हमेशा एक ही पोजिशन में रहता है स्काई में, ठीक है। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तर्षि, यानी कि बहुत आसान तरीके से आप इसको जान सकते हो इसकी पोजीशन कहाँ है। ये आसमान में एक ही स्थान पर रहता है, ठीक है, और सप्तऋषि की सहायता से क्या करता है, ध्रुव तारे की पोजीशन को आप अच्छे से जान सकते हो। सप्तऋषि जो तारे हैं उसको आइडेंटिफाई करके आप जान सकते हो कि हाँ ध्रुव तारा कौन सा है, ये उत्तर दिशा की तरफ ही निकलता है, नॉर्थ साइड में, रात में आपको दिखेगा, ठीक है। आगे देखिए, look at the figure 1.1, you will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer star and extended further it will point to the pole star। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ठीक है, एक इमेजिनरी लाइन अगर आप फाइंड आउट करो तो आपके सीध में ये आपको दिखेगा ध्रुव तारा, और ये जो सारे हैं सारे के सारे आपको दिखेंगे सप्तऋषि, 7 स्टार्स दिखेंगे, ठीक है। आइए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनकी अपनी खुद की लाइट या हीट नहीं होती है, ठीक है, तो क्या होती है, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स, यानी कि वो जो होते हैं वो तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। और तो ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं उसको क्या कहते हैं, ऐसे बॉडीज प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, यानी कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं आसमान में, जो पिंड हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो दूसरों के प्रकाश से चमकते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वांडरर्स, ठीक है। जो ये आपका प्लैनेट वर्ड है ये कहाँ से मिला है, ये ग्रीक भाषा का है जो कि प्लैनेटाई से मिला है, जिसका मतलब होता है क्या, जिसका मतलब होता है घूमना, ठीक है, यानी कि चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। आगे देखिए, द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, यानी कि जिस हम प्लैनेट पे रहते हैं जिसका नाम अर्थ है वो क्या है, एक प्लैनेट ही है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जाहिर सी बात है इस अर्थ का अपना कोई हीट लाइट है नहीं, ये सूरज के प्रकाश से ही गर्म होता है, ठंडा होता है, जैसा भी है। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, तो हम ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि विच स्टार इज द क्लोजेस्ट टू द अर्थ, यानी कि कौन सा ऐसा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, स्टार। जैसा कि हमने ऊपर वाले सेक्शन में भी बताया कि जो सन है वो एक स्टार ही है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से सबसे नज़दीक अगर कोई तारा है तो वो कौन सा है,
वो सूरज ही है, सन है। आइए आगे देखते हैं। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon। यानी कि बात यह है कि अगर आप चंद्रमा को देखते हो तो ये भी अगर जैसे चंद्रमा से देखोगे अगर पृथ्वी को, ठीक है, तो ये भी चंद्रमा की तरह ही चमकती हुई दिखेगी। ये देखिए कितनी अच्छी बात इसमें बताई गई है। यानी कि जैसे हम पृथ्वी से अपने चंद्रमा को देख रहे हैं, वो चमकता हुआ हमें दिख रहा है, अगर हम चंद्रमा पे रहेंगे और पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी भी हमें चमकता हुआ नजर आएगा। मैं आपको चंद्रमा के बारे में एक अच्छी बात बताऊं, एक शानदार एक, ठीक है, कि अगर मान लो अगर आपका वेट, आपका जो शरीर का जो वेट है, वजन है, वो अगर पृथ्वी पे 60 किलोग्राम है, ठीक है, 60 केजी 60 केजी है, अगर आप चंद्रमा पे जाते हो तो आपका वेट सीधा उसका 60 का 1/6 हो जाएगा। यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाई 1/6 इक्वल्स टू 10 केजी। यानी कि अगर आपका वेट चंद्रमा पे, सॉरी, अगर आपका वेट पृथ्वी पे 60 केजी है तो चंद्रमा पे 10 केजी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पैरा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज अ कंपेनियन of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heats and light from the sun. Some of them have their moons too. इसका मतलब बहुत ही शानदार है। देख लीजिए कि मून जो है क्या है, वो भी एक सैटेलाइट ही है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, हमारे अर्थ का एकदम कंपेनियन ही है। ठीक है, जैसे अर्थ घूमती है, वो जैसे अर्थ जो है सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वैसे चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, और हमारे जो अर्थ है, अर्थ के साथ साथ 7 और भी जो प्लैनेट्स हैं जो क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ये देखिए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एक दिया हुआ है लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये जुपिटर और सैटर्न के बारे में बताया जा रहा है कुछ। तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। आगे हम जानेंगे, देखेंगे सोलर सिस्टम के बारे में कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के बाहर चारों तरफ छल्ले हैं, रिंग्स हैं। दीज आर बेल्ट्स ऑफ द स्मॉल डेब्रीज। दीज रिंग्स मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल अगर टेलीस्कोप अगर आपके पास है तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, कि उसके बाहर जो छल्ले आपको दिखेंगे। आइए देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सोलर सिस्टम, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है। ठीक है, सोलर सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसको समझें। द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteorites from the solar system. We often call it a solar family with the sun as its head। इसका मतलब क्या है कि सूर्य के साथ जो है 8 ग्रह हैं। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं और उसके कुछ क्या हैं, उपग्रह भी हैं और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज है जैसे कि एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है। ये सभी मिल करके क्या करते हैं, सौर मंडल बनाते हैं, यानी कि सोलर सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, और उसी इसको हम क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। और जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है, सूरज होता है। इस सोलर फैमिली में इस सभी का हेड सूरज होता है। यानी कि हमारा सन है, सन के बाद जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो इसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, यही हमारा सोलर सिस्टम है। आइए हम सन के बारे में जानते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। एक फिगर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो सन है। ठीक है, सन दिया हुआ है, फिर उसके बगल में तुरंत मरकरी है। ठीक है, मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, ये सारी चीज़ें हैं। ये कुल 8 प्लैनेट्स इसके बाहर हैं। ये देखो, आप देख सकते हो लास्ट सेकंड जो सैटर्न जो दिख रहा है आपको, इसके बाहर देखो छल्ले बने हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं, इसको आप अच्छे से देख सकते हो, आप अपने बुक से इसको अच्छे से देख करके रीड कर लेना। ठीक है, कौन जो प्लैनेट्स है वो कितने डेज में कितने डेज में इस सन का चक्कर लगाता है वो दिया हुआ है। जैसे आप जानते हो कि अर्थ सिंपल सा है, 365 डेज लेता है। ठीक है, 365 दिन लेता है ना सूरज का चक्कर लगाने में। वैसे बाकी सारे प्लैनेट्स के डेज दिए हुए हैं कि वो कितने डेज में इसका पूरा का पूरा चक्कर पूरा करते हैं, वो पूरा दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। ठीक है, वह आओ हम लोग आगे देखते हैं। द सन, नेक्स्ट पैरा हमारा सन वाला ही है।
द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ठीक है, यानी कि जो सूरज होता है वो एकदम सेंटर में स्थित होता है सौरमंडल के, और ये क्या है, ये बहुत बड़ा है और बहुत ही बड़ा गर्म गैसों से बना हुआ है ये। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि जो इसका जो पुलिंग जो फोर्स है इसका, यानी कि लोगों ये प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींच के रखता है, जिसको आप खिंचाव बल कह सकते हैं। ठीक है, ये सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, यानी कि सन ही है जो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में प्रकाश देता है। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज फॉर अवे फ्रॉम अस। The sun is about 150 million किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, आखिर में सन आप देख सकते हो कितनी हमें गर्मी लगती है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन हमें इसकी बहुत ज़्यादा गर्मी हम फील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि गर्मी तो हमें फील होती ही है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं फील करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, लेकिन इसको हम ये कह सकते हैं कि हमसे नज़दीक होने के साथ साथ दूर भी है। अब हालांकि स्टार तो है, अब रात में देखो कितना दूर दूर स्टार दिखता है हमें। सूरज भी दूर है हमसे, लेकिन उतना दूर नहीं है जितना कि दूसरे तारे हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सूरज है कुछ हमसे नज़दीक भी है। कितना नज़दीक है ये भी जानिए। जो सन है वो अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 150 मिलियन का मतलब होता है 15 करोड़ किलोमीटर हमसे ये दूर है। ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर। आइए नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, नेक्स्ट पैरा, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स मीन्स ग्रह। आइए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन। दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स हैं। इसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी है, आप इसको ऐसे ही जान सकते हो या फिर इसके याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। एम वेम जे सन, जैसे एम वेम जे सन, आप देखो बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, ठीक है, एम फॉर मार्स, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, यानी कि एम वेम जे सन। ठीक है, ये हमारा शॉर्ट ट्रिक है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात इसमें और बता दूं, हालांकि अपनी अपनी अलग अलग ट्रिक है, मैंने इसको ट्रिक बनाया है, आप दूसरा भी ट्रिक बना सकते हो। जैसे कह सकते हैं, माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये थोड़ा टफ पड़ेगा, मुझे तो टफ लगता है, लेकिन आप एम वेम जेसन भी कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी बना सकते हो। एक चीज़ मैं इसके साथ ही साथ आपको और बताऊं, स्टार्टिंग के जो आपको ये 4 प्लैनेट्स दिख रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ठीक है, स्टार्टिंग के ये 4 और ये अंतिम वाले जो ये 4 हैं। ठीक है, यानी कि जो स्टार्टिंग के जो 4 हैं इसको हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इनर प्लैनेट। ठीक, स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट्स हैं इसको हम इनर प्लैनेट भी कहते हैं, और जो बाहर के जो 4 हैं यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक, ठीक है, ये होता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये जो हमारे इनर प्लैनेट हैं ये गैसियस प्लैनेट, सॉरी ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी हैं। ठीक है, ये क्या है, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी हैं, और इधर बाकी के जो 4 हैं ये गैसियस प्लैनेट भी हैं, यानी कि ये गैसों से मिलकर के बने हुए हैं। ठीक, हमने बता दिया बहुत इजी ट्रिक में इसको आप। एम वेम जेसन, ठीक है, ये एक सीक्वेंस वाइज में है। यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे आपका सन है, बाकी के इसी सीक्वेंस में ये 8 प्लैनेट्स जो 8 ग्रह लगे हुए हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो इनर प्लैनेट, बाकी के जो 4 हैं वो आउटर प्लैनेट। स्टार्टिंग के जो 4 हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, अंतिम के जो 4 हैं वो गैसियस प्लैनेट। बस यही है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें ट्रिक बना करके दिया भी हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स ऑल। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। ठीक है, ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ, यानी कि जो सौर मंडल के जो सभी जो 8 जो ग्रह हैं वो क्या है, एक निश्चित पाथ पर, एक निश्चित फिक्स्ड पाथ पर वो क्या कर रहे हैं, सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं।
ठीक है, दीज पैथ्स आर इलोंगेटेड, यानी कि ये जो ये जो चक्कर लगा रहे हैं जिस पैथ में, इसको क्या कहते हैं, ये एक कक्षा कह सकते हैं, इसको आप ऑर्बिट्स कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एक मतलब कह सकते हैं दीर्घ वृत्ताकार में, मतलब जैसे मान लो अंडा होता है ना बहुत बड़ा ओवल शेप में, उस टाइप का ये चक्कर लगा रहे हैं उस शेप में, और जिस पैथ में वो चक्कर मारते हैं, ठीक है, उसको ऑर्बिट कहते हैं। आइए देखते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, जैसा कि मैंने बताया, मरकरी यानी कि सन के तुरंत बाद मरकरी आता है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट्स, यानी कि जो मरकरी है, ठीक है, हाँ मरकरी, यानी कि ये जो यानी कि बुध जो है, मरकरी, वो सूरज के सबसे नज़दीक है, और अपनी कक्षा में घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो 88 दिन लगाती है, और सूरज का पूरा चक्कर मार लेती है 88 दिन में। ठीक है, आगे देखें। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि विच प्लैनेट इज द ट्विन्स ऑफ द अर्थ, तो कह सकते हैं वीनस इज द कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ, यानी कि जो शुक्र ग्रह है, ठीक है, वीनस, इसका शेप साइज ये पूरा का पूरा पृथ्वी के ही तरीके से है, इसी वजह से इसको ट्विन्स भी कह सकते हैं। ट्विन माने होता है जुड़वा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी कि अगस्त सन 2006 तक प्लूटो को भी कहते थे कि हाँ भी ये एक प्लैनेट है। बट क्या हुआ, देखिए, ये हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, यानी कि सेरेस 2003 यूवी 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड डॉर्फ प्लैनेट, यानी कह सकते हैं जो प्लूटो है, बहुत सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूँ। एक कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की यूनियन की कोई बैठक हुई थी अगस्त में 2006 में, ठीक है, उसमें ये डिसीजन लिया गया कि कुछ समय जो पहले हैं जो खोजे गए हैं जो ग्रह वगैरह हैं, ये इसको टाइनी प्लैनेट्स कहा गया, इसकी साइज़ बहुत छोटी थी प्लूटो वगैरह की, इसलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, जरा एक सेक्शन छूट गया, आप इसको देख सकते हैं, वर्ल्ड रीजन, इसको आप पढ़ लें, बहुत ईजी है। मैं आपको बता दूं, जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वो देखिए कि जियो जो है, जियो, ये जियो जो वर्ड है, कि इससे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं। जियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री कहेंगे तो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, जियो कहेंगे यानी कि जियो मीन्स होता है क्या, जियो मीन्स कह सकते हैं आप अर्थ कह सकते हैं, ठीक है, अर्थ, तो जियोमेट्री मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियोइड मीन्स रिजेंबलिंग द शेप ऑफ फॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के शेप को बताने की पूरे प्रोसीजर को बताया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि डू यू नो ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट द नाइट स्काई, यानी कि क्या होता था कि रात में हमेशा जो आसमान को देखकर जो आदमी हुआ करता था, बहुत एकदम अट्रैक्ट या फिर एकदम मोहित हो जाता था। ठीक है, दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। एक क्वेश्चन हमारा आता है कि एस्ट्रोनॉमर किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, तो दोज हु स्टडी द सेलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमर्स। हम जानते हैं कि आर्यभट्टा वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशियंट इंडिया। ठीक है, ये आप हिस्ट्री के सेक्शन में जानोगे, आर्यभट्ट के बारे में जानोगे अच्छे से, वाराहमिहिर, ऐसे बहुत बहुत एस्ट्रोनॉमर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, ही सेड दैट, अच्छा ये आर्यभट्ट ने क्या बताया था कि ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, यानी कि उन्होंने बता दिया था कि जो सभी जो प्लैनेट्स हैं और मून हैं, वो क्या हैं, वो सन के रिफ्लेक्शन के कारण ही चमकते हैं। ठीक है, और देखिए टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि पूरे विश्व के पूरे ब्रह्मांड के जो भी आज एस्ट्रोनॉमर्स हैं, वो इसके स्टडी को अभी भी कर रहे हैं कि क्या है यूनिवर्स, क्या नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा है ये, बहुत विशाल स्वरूप है, तो उसको लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है, हमारा फेवरेट टॉपिक, अर्थ, द अर्थ। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इन साइज, इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यानी कि जो हमारा अर्थ है वो थर्ड प्लैनेट है सूरज से। ठीक है, इट्स साइज के अकॉर्डिंग इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए ये तो पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द पोल्स। ठीक है, दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज द जियोइड। जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप।
यानी कि जो अर्थ है हमारा वो देखा जाए सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और अगर साइज तीसरा है, और अगर शेप में देखा जाए, साइज में देखा जाए कि ये कितना बड़ा है, तो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, ठीक है ना। और अगर पोल्स पे देखें, पोल पोल अच्छा पोल्स की बात, पोल मतलब ये होता है कि देखो मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। जब भी हम पोल की बात करेंगे तो किसी भी अर्थ के दो पोल होते हैं, ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ऊपर वाला सेक्शन कहलाएगा नॉर्थ पोल और नीचे वाला सेक्शन कहलाएगा साउथ पोल, जैसा कि मैप में होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है और यहाँ पे अर्थ का जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, उसी की बात करी जा रही है कि द अर्थ इज इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, यानी कि पोल्स पे क्या होता है, थोड़ा सा चिपटा होता है ये, एंड दैट इज वाई इट इज शेप्ड डिस्क्राइब एज अ जियोइड, दैट इज मीन्स अर्थ लाइक शेप, ठीक है। आइए देखते हैं, कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। इसका मतलब यह है कि मुश्किल से ही यहाँ पे, ठीक है, जीवन के लिए एकदम अनुकूल स्थितियां जो हैं वो हैं पृथ्वी पर ही मिलती हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नाइदर टू कोल्ड, यानी कि अर्थ जो है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, यानी कि जो अर्थ है यहाँ पे जीवन जीने की पर्याप्त संभावना है। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एयर है लाइफ सपोर्ट करने के लिए, कुछ गैसें हैं जो जैसे कि ऑक्सीजन जिसको हम प्राणवायु कहते हैं, ऑक्सीजन भी है। इसी सभी कारणों के साथ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। बिकॉज अर्थ कंटेन्स द एयर गैस लाइक ऑक्सीजन वाटर ट्री environment, बिकॉज ऑफ द environment, ठीक है। अर्थ इज नोन एज द यूनिक प्लेनेट, ठीक है। आइए इन आवर सोलर सिस्टम, नेक्स्ट पैरा है हमारे अर्थ का लास्ट पैरा है कि फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाई वाटर, इट इज़ देयर फॉर इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट। अगर इसको हम स्पेस से देखें या दूसरे ग्रह से अगर हम देखते हैं तो हमारी जो अर्थ है वो ब्लू कलर की दिखेगी थोड़ी, ठीक है। वो ब्लू कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो 2/3 पार्ट जो है कवर है पूरी तरीके से वाटर से, ठीक है। इस वजह से इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। आइए अब हम मून को देखते हैं। मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, हमारे अर्थ के पास एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है चंद्रमा, ठीक है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो इसका डायमीटर है, यानी कि डायमीटर कह सकते हैं, व्यास कहते हैं। डायमीटर बहुत ईजी है बच्चों, आप देख सकते हो, मैं आपको डायमीटर बताता हूँ क्या होता है। ये जैसे मान लो हमारा अर्थ है ये, ठीक है। तो ये इसका अर्थ का मान लो ये सेंटर हो गया, तो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये यानी कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है इसको ही डायमीटर कहते हैं, ठीक है। डायमीटर कहेंगे और इसको रेडियस कहेंगे हम। ये मान लो इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक जो जाता है वो रेडियस हो गया। तो हम फिलहाल इसकी बात तो नहीं करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये डायमीटर है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, ये डायमीटर है। तो वो डायमीटर है कितना, वो बताया जा रहा है कि इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, यानी कि ये अर्थ के डायमीटर का केवल एक चौथाई ही है, 1/4 है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू द आवर प्लैनेट, ये बहुत बड़ा हमें क्यों दिखता है? क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के बहुत पास है ये, ठीक है। इट इज़ अबाउट, अच्छा कितना पास है ये भी जान जाइए आप, इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। ये सिर्फ हमसे इतना ही दूर है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की आप तुलना भी कर सकते हो, यानी कि चंद्रमा हमसे कितना दूर है और हमसे सूर्य कितना दूर है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ये मिसाइल जा रहा है, जो भी है, मतलब कुछ रॉकेट वगैरह, रॉकेट छोड़ा गया है, तो पृथ्वी पर कैसे गिरता है, या फिर वो पहले फिगर में दिख रहा है रॉकेट पृथ्वी से निकला, ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया का मैप दिख रहा है, आप देखो, फिर वहाँ से जा कर के वो निकला, फिर रॉकेट से निकला, फिर हमारे जो
जो जो उपग्रह है, जो सेटेलाइट है, उसको हम निकाल रहे हैं वो। और थर्ड फोटो में आप देख सकते हैं जो सेटेलाइट है वो ऑर्बिट में इंटर कर गया है, वो है। ठीक है, एक सेक्शन ये बच रहा है सेटेलाइट के बारे में। जरा ये आप राइट साइड में देखो, ये जो पिंक कलर में दिया हुआ है सेटेलाइट क्या होता है। तो आप सभी लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सेटेलाइट क्या होता है। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मून इज द ओनली नेचुरल सेटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो उसी के सेक्शन में हम जानिए कि सेटेलाइट क्या होता है। तो राइट साइड में जो पिंक कलर की बॉक्स में दिया हुआ है, इसमें सेटेलाइट दिया हुआ है। सेटेलाइट क्या है? और सेटेलाइट इज अ सेलेस्टियल बॉडीज that moves around the planet in the same way as the planets move around the sun। यानी कि सैटेलाइट क्या होते हैं? इसको हिंदी में उपग्रह कहते हैं। एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी यानी कि ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार जो प्लैनेट्स होता है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको आप ऐसे समझें, जो प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक। और जो सैटेलाइट्स होते हैं वो प्लेनेट के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यानी कि हमारे अर्थ का सैटेलाइट यानी कि नेचुरल सैटेलाइट कौन है? सिर्फ एक ही है, वो है मून। और ये जो आप देख रहे हैं जो रॉकेट से जो आ रहा है सैटेलाइट, ये मैन मेड सैटेलाइट है। ठीक है, इसको आप ह्यूमन मेड भी सैटेलाइट कहते हो। इसके बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। देखिए क्या होता है ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज एन आर्टिफिशियल बॉडी। इट इज़ डिजाइंड बाई साइंटिस्ट्स to gather information about the universe or for the communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the earth। यानी कि ये जो होते हैं ना मैन मेड जो सेटेलाइट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये नेचुरल नहीं होते हैं। इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको बना करके हम लोग मतलब साइंटिस्ट बनाते हैं। साइंटिस्ट बना करके इसको भेजते हैं, स्पेस में भेजते हैं, ठीक है। और ये हमारे अर्थ का, ठीक है, हमारी अर्थ क्या है? एक प्लेनेट है और उस प्लेनेट का वो सेटेलाइट चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि इन्फॉर्मेशन वगैरह निकालें, ठीक है, कि अर्थ के बाहर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं हैं, ठीक है। अर्थ के बाहर कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ये सब चीज़ें। कुछ सेटेलाइट के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ इंडियन सेटेलाइट्स लाइक इनसैट है, IRS है, एडूसैट है। तो आइए अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं मून का। द मून मूव्स अराउंड द सन इन अबाउट 27 डेज। यानी कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 डेज में वो पूरा कर लेता है, ठीक है। और देखिए इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। इसका मतलब ये है कि इतने ही समय पे ये जो है अपने अक्ष पे, ठीक है, एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। यानी कि 27 दिन में जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाता ही लगाता है और अपने अक्ष पे यानी कि अपने एक्सिस पे वो घूम भी जाता है 27 दिन में। यही कारण है कि हमें जो चंद्रमा है उसका सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है हमेशा। हम चंद्रमा का सिर्फ एक ही भाग हमेशा देखते हैं, ठीक है। आइए इसका लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ। यानी कि मून पर जो है ना जीवन जीने के लिए अनुकूल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स, ठीक है, सरफेस। दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस। इसका मतलब ये है कि चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर हमें क्या मिलेंगे देखने को? पर्वत है, मैदान और गड्ढे वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। और क्या है, तो जो ये पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं यही चंद्रमा की सतह पे क्या बनाते हैं? छाया बनाते हैं, शेडो देते हैं। और इसको आप जानते हो कब देखोगे? जब भी पूर्णिमा आएगी, ठीक है। यानी कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर जो इसकी छाया जो है ना, गड्ढों की या फिर पहाड़ की, मैदान की, ये छाया आप उस दिन बहुत सिंपली, बहुत आसान तरीके से देख सकते हो। पूर्णिमा के दिन आप सभी लोग चंद्रमा को देखिएगा, रात में आपको दिखेगा कि उस पर कुछ छाया दिखेगी, वो इसी सब वो चीज़ की छाया होती है। आइए हम अगला सेक्शन देखते हैं, एस्टेरॉइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एस्टेरॉइड्स की फ़ोटो बनाई हुई है, ठीक है। आप देखिए एस्टेरॉइड का पैरा। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun। यानी कि स्टार प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलावा कुछ और भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं, ठीक है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इसी को हिंदी में हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह इसी को ही कहते हैं, एस्टेरॉइड्स को ही कहते हैं। अच्छा, और देखिए ये कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स, ठीक है। ये मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं। फिगर 1.2 में आप देखिएगा,
ठीक है। 1.2 का मतलब ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको, हाँ, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ पे जो सोलर सिस्टम का जो फोटो बना हुआ है मार्स और जुपिटर के बीच में, आप देखें यहाँ पे ये है जुपिटर हमारा, ठीक है, जुपिटर। ये देखिए एस्ट्रॉइड्स का जो सेक्शन दिख रहा है ये, ठीक है, ये देखिए इतनी बड़ी जो बेल्ट आपको मिलेंगे मार्स और जुपिटर के बीच में। ये रहा मार्स, मार्स को रेड प्लेनेट भी कहते हैं, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में इतने बड़े सेक्शन में एस्टेरॉइड्स मिलेंगे आपको। आइए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स को हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। आइए, they are found between the orbits of the Mars and Jupiter. As we can see in the figure, scientists are of the view that asteroids are part of the planet which exploded many years back. इसका मतलब जो साइंटिस्ट हैं वो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो ये एस्टेरॉइड्स है वो हमारे इस प्लैनेट का ही भाग है, ठीक है। ये हमारे प्लैनेट के ही भाग होते हैं जो कि बहुत पहले, कई हजार साल या कई साल पहले जो है विस्फोट हुआ होगा या फिर कुछ एक्सप्लोजन हुआ होगा, ठीक है, उसमें से टूट करके वो अलग हो गए हैं, वही होते हैं एस्टेरॉइड्स, ठीक है। आइए अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन, देखिए ये देखिए एस्टेरॉइड्स की एक फ़ोटो दे रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हो ये पत्थरनुमा जैसा दिख रहा है ये, हाँ, ये स्पेशली मार्स और जुपिटर के बीच का सेक्शन में मिलते हैं ये। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन है मेटेओराइट्स। इसका फर्स्ट पैरा मैं आपको पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ। इसी मेटेओराइट्स को ही हम उल्का पिंड भी कहते हैं, ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन और कॉल्ड मेटेओराइट्स, यानी कि द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको ही मेटेओराइट्स कहते हैं। समटाइम दीज मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभी क्या होता है, ये जो उल्का पिंड होते हैं ये पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि जब नज़दीक आते हैं जाहिर सी बात है पृथ्वी में अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, ठीक है, वो उसको पृथ्वी अपनी तरफ खींच लेती है और पृथ्वी पे ये गिरने होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से जब ये आते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, यानी कि घर्षण होता है। जब बहुत ज़्यादा घर्षण होता है तो ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर लगते हैं जलने, और जब जल के क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ये प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और जब ये धरती पे जब ये गिर जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ गिरते हैं वो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पैरा का सेक्शन यही है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम्स अ मेटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ट, ठीक है, फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, यानी कि कभी कभी जो ये मेटेरॉइड्स हैं ये जलते हुए आते हैं या फिर कभी कभी बिना जले हुए ही ये गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है वहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे बन जाते हैं। अब हम अपने सेकेंड पैरा की तरफ चलेंगे मेटेरॉइड्स के। आइए देखते हैं। डू यू सी अ whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear starry night? इसका मतलब ये है कि क्या आपने कभी वो तारों वाले जो खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई जो चौड़ी सफ़ेद जो वाइट वाइशिंग जो देखी पट्टी कभी, ठीक है। ये अगर ये जो आप इसको ये एक तरीके से एक रास्ते की तरह ये दिखते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, इसको आइए मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स, ठीक है। एक ये देखो आपको यहाँ दिखेगी, ये देखो यहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद दो पट्टी जैसी दिख रही है, ये क्या है, ये क्लस्टर ऑफ स्टार है ये, ठीक है। इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स। दिस बैंड इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, ये मिल्की वे गैलेक्सी ही है। इसको हिंदी में आकाश गंगा कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है, वो इसी मिल्की वे यानी कि इसी आकाश गंगा का भाग है, ठीक है, इसी, ठीक है। आइए, तो क्या है, दस इट वॉज अ नेम एज आकाश गंगा। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज, ठीक है। देर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। इसको आप समझें कि बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, मतलब बहुत ही सारी, मिलियन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, ठीक है, स्पेस में। और हमारी गैलेक्सी किस पे है, किस में है, आकाशगंगा में है, ठीक है। और बहुत सारी गैलेक्सियां मिलकर क्या बनाती हैं, यूनिवर्स बनाती हैं, ठीक। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ये बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क है कि हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा यूनिवर्स होगा। सोचिए उसमें कितनी ज़्यादा गैलेक्सियां हैं ये।
Scientists are still trying to find out more and more about it. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. इसका मतलब ये है कि हम सभी लोग जान नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा गैलेक्सी है, लेकिन जो भी साइंटिस्ट हैं वो आज भी इसके बारे में पता लगा रहे हैं, ठीक है, कि जो है इसमें कितनी गैलेक्सियां हैं या क्या नहीं, इसके बारे में स्टडी जो है आज भी कर रहे हैं। आप हूँ, मैं हूँ, हम सभी लोग इसी ब्रह्मांड का एक हिस्सा ही हैं, ठीक है। हम सभी लोग इसमें रह रहे हैं और अच्छे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारा सोलर सिस्टम। जैसे आप देख सकते हो एक लड़की यहाँ पे बनी हुई है, ये लड़की है यानी कि अर्थ पे है। अर्थ से बाहर निकले सोलर सिस्टम आपको दिखेंगे। हमारा सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे नाम की गैलेक्सी में है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी किस में है? एक खड़ा पूरा एक यूनिवर्स में है, ठीक है, ये है, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये लड़की जो है ये क्वेश्चन खुद ही कर रही है, आप खुद से इमेजिन करो, ठीक है। ये मैंने बता दिया कि आप कहाँ हो, आप अर्थ पे हो, सोलर सिस्टम है, फिर मिल्की वे गैलेक्सी, यही सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, इसको आप खुद से करो, ठीक है। इससे आपके एनालिटिकल अप्रोच वगैरह बढ़ेंगे, ठीक है। आप अच्छे से इसको सॉल्व करो, ठीक है। और ये हमारा चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। टिल देन, थैंक यू।